हेलो बच्चों, मांझी एजुकेशनल एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटी का चैप्टर 7 लोकतंत्र के परिणाम को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र के परिणाम को हम 3 दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। सबसे पहला राजनीतिक दृष्टिकोण, दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण और तीसरा सामाजिक दृष्टिकोण। इन 3 दृष्टिकोण से हम लोकतंत्र के परिणाम को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम राजनीतिक दृष्टिकोण से समझेंगे। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप हमें एक जिम्मेदार सरकार मिलता है जो कि जनता के प्रति जवाबदेह होता है और वो वैध होता है। ठीक, राजनीतिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप हमें एक जिम्मेदार सरकार मिलता है जो कि जवाबदेह होता है जनता के प्रति और एक वैध सरकार होता है। ठीक, अगला हमारे पास होता है आर्थिक दृष्टिकोण। तो आर्थिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र का क्या परिणाम हो सकता है कि इसमें आर्थिक रूप से समृद्ध और विकास होता है, गरीबी और असमानता में कमी होती है। ठीक, लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप नागरिकों के बीच में गरीबी और असमानताओं में कमी होती है। ठीक, अगला हमारे पास है सामाजिक। तो सामाजिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण से लोकतंत्र के परिणाम, सबसे पहला कि सामाजिक विविधता में सामंजस्य होता है। सामाजिक विविधता का मतलब क्या होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। उनके बीच में आपसी मेल भाव को ही हम सामंजस्यता कहते हैं। अगला है सद्भावनापूर्ण जीवन, और सभी व्यक्ति जो है सद्भावनापूर्ण, एक गरिमापूर्ण, एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीते हैं। ये लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है अगला की पॉइंट, जवाबदेही। जवाबदेही का मतलब होता है कि एक जवाबदेह सरकार अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह होता है। यह अपने नागरिकों की ओर से किए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, जवाबदेही। अगला की पॉइंट है हमारे पास राजनीतिक समानता। तो राजनीतिक समानता का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, पंथ, धर्म या फिर आर्थिक स्थिति में अंतर के बावजूद मतदान और चुनाव में लड़ने का समान अधिकार होता है। कहने का क्या मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म अथवा लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी को मतदान का अधिकार होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार होता है और सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरी या सरकारी पद पाने का अधिकार होता है। आगे हम समझेंगे लोकतंत्र की विशेषताओं को। तो लोकतंत्र की विशेषता क्या हो जाती है कि लोकतंत्र नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। लोकतंत्र नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। व्यक्ति की गरिमा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा को बढ़ाता है लोकतंत्र। तीसरा, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है लोकतंत्र। चौथा, संघर्षों को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करता है। पांचवा है गलतियों को सुधारने की अनुमति देता है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र की 5 विशेषताएं हो गई हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला की पॉइंट है हमारे पास निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल का मतलब होता है कि चुनाव में वोट देने का अधिकार रखने वाले लोगों का समूह। मतलब ऐसे लोगों का समूह जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है और वो वोट देने का अधिकार रखता हो। ठीक है, तो चुनाव में वोट देने का अधिकार रखने वाले लोगों के समूह को हम क्या बोलेंगे, निर्वाचक मंडल। अगला की पॉइंट है हमारे पास संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य की सर्वोच्च शक्ति होता है। यानी कि किसी भी देश पर किसी भी निर्णय को लेने के लिए आंतरिक या बाह्य रूप से कोई भी दबाव नहीं होता है। उसे हम क्या बोलते हैं, संप्रभुता बोलते हैं। अगर हम उदाहरण अपने इंडिया का ले लें तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 से पहले संप्रभुत्व देश नहीं था।
क्योंकि भारत के जितने भी निर्णय लिए जाते थे वे सभी निर्णय ब्रिटिश संसद में पास होते थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत के लोग ही मिलकर के निर्णय लेते थे। तो इसीलिए कहा जाता है कि आंतरिक और साथ ही बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए राज्य की सर्वोच्च शक्ति होना चाहिए, यानी कि वही देश जो है आंतरिक और बाह्य रूप से निर्णय ले सकेगी, तो उसे हम संप्रभुता कहेंगे। अगला पॉइंट है हमारे पास वैध सरकार। तो वैध सरकार एक ऐसी सरकार है जिसके तहत सरकार के कानून और कार्रवाई लोगों और सरकार के कामकाज को पारदर्शी तरीके से प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, तो वैध सरकार कहेंगे। अगला क्या है, उपचुनाव। तो उपचुनाव क्या होता है, दो आम चुनावों के बीच रिक्त सीट को भरने के लिए किया गया चुनाव क्या कहलाता है, उपचुनाव कहलाता है। मान लीजिए किसी पंचवर्षीय योजना में जो है चुनाव हुआ है, मान लीजिए 2017 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो 2017 में लोकसभा का चुनाव हो गया और इसी में आकस्मिक किसी नेता का देहांत जो है 2020 में हो गया, तो दूसरा चुनाव 17 के बाद कितना होगा, तो दूसरा चुनाव हमारे पास 5 साल बाद होता है, तो 2022 में होना है अगला चुनाव, ठीक है, होगा। तो 2022 से पहले यदि किसी नेता की मृत्यु हो जाती है तो फिर उस खाली सीट को भरने के लिए जो चुनाव कराया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उपचुनाव कहते हैं, ठीक। अगला की पॉइंट है हमारे पास तानाशाही। तो तानाशाही सरकार का रूप जिसमें एक व्यक्ति या छोटा समूह प्रभावी संवैधानिक सीमाओं के बिना पूर्ण शक्ति रखता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो तानाशाही सरकार। तानाशाही सरकार का मतलब क्या है कि इसमें किसी एक व्यक्ति या फिर एक समूह के हाथ में पूरी शक्ति होती है, पूरी पावर होती है, उसके पास संविधान या कानून की कोई भी सीमा नहीं होती है, वे अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तानाशाही सरकार बोलेंगे। अगला पॉइंट है, वास्तविक जीवन में लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को कम करने में बहुत सफल नहीं होता है। ये सही बात है कि भाई वास्तविक जीवन में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र जो है हमारी आर्थिक असमानताओं को कम करने में बहुत सफल नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र सरकार के किसी अन्य रूप से बहुत बेहतर है। ये बात बिल्कुल सही है कि भाई व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता एक लोकतांत्रिक सरकार में बहुत ही अच्छी तरीके से मिलता है और इसका प्रयोग आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार में व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जी सकता है, एक स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जी सकता है, ठीक। अगला पॉइंट है हमारे पास पारदर्शिता। तो पारदर्शिता से हमारा तात्पर्य यह होता है कि एक नागरिक जो यह जानना चाहता है कि क्या सही प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्णय लिया गया था, यह पता लगा सकता है। उसके पास निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। इसे पारदर्शिता के रूप में जाना जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक नागरिक के पास इतना अधिकार होता है कि वो सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को या फिर निर्णयों को आसानी से पता लगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शिता कहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।